डियर स्टूडेंट, इससे पिछली वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार अम्ल और क्षार को हम सॉफ्ट हार्ड में डिवाइड करते हैं। जैसा इससे पहले मैंने क्लास ए क्लास बी में बांटा था। उसके बाद पियर्सन का कठोर मृदु अम्ल क्षार सिद्धांत था, जिसमें हमने अम्ल क्षार का कठोर एवं मृदु में वर्गीकरण को बताया था। इसके बाद अब जो हमारा टॉपिक है वो है इरविंग विलियम सीरीज या अम्ल क्षार शक्ति एवं कठोरता तथा मृदुता। यहाँ कठोरता एवं मृदुता का तात्पर्य कठोर और मृदु मृदु की पारस्परिक क्रिया के विशिष्ट स्थायित्व से है। इसको अम्ल क्षार शक्ति से भिन्न समझना चाहिए। जैसे कि इसमें एक एग्जाम्पल दिया है, यहाँ OH- एवं F- कठोर क्षार हैं, फिर भी OH की क्षारकता F की तुलना में 10³ गुणा अधिक है, अर्थात प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार से बना संकुल स्थायी होगा। इसके विपरीत दुर्बल अम्ल और क्षार से प्राप्त संकुल कम स्थायी होगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि स्थायी संकुल स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस या वीक एसिड वीक बेस से बना हुआ संकुल ही स्थायी होगा। उदाहरण के लिए जैसा इसमें एक उदाहरण दिया है कि प्रबल मृदु क्षार सल्फाइड आयन, प्रबल मृदु क्षार सल्फाइड आयन दुर्बल कठोर फ्लोराइड आयन को कठोर अम्ल H+ से विस्थापित कर सकता है। कुल मिला के इसका मतलब है कि मान लो कोई अम्ल क्षार कठोर है या मृदु है, वो एक वहाँ का जो वातावरण है उस पर डिपेंड करता है कि वो प्रबल क्षार की तरह व्यवहार कर रहा है कि दुर्बल क्षार की तरह व्यवहार करेगा, या प्रबल अम्ल की तरह व्यवहार करेगा या दुर्बल अम्ल की तरह व्यवहार करेगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल दे रखा है, प्रबल मृदु क्षार सल्फाइड आयन दुर्बल कठोर क्षार फ्लोराइड आयन को कठोर अम्ल H+ से विस्थापित कर सकता है। जैसे इसमें दे रखा है SO3 सल्फाइड मृदु है, कठोर H+ दोनों हैं, कठोर मृदु और कठोर। जो इसमें आपको दे रखा है ये कठोर, यहाँ SO3 सल्फाइड आयन प्रबल क्षार है, जबकि फ्लोराइड दुर्बल क्षार है। उपरोक्त अभिक्रिया अम्ल क्षार प्रबलता के अनुरूप है, जिसमें प्रबल क्षार SO3 दुर्बल क्षार F- को प्रतिस्थापित करता है, लेकिन यह अम्ल क्षार प्रतिस्थापन अभिक्रिया हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस का उल्लंघन करती है। ये इसमें जस्ट उल्टा कर रहा है, जबकि हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस बताता था कि वहाँ पर सॉफ्ट को करेगा और हार्ड को प्रतिस्थापित करेगा, क्योंकि SO3 एक मृदु क्षार है जबकि F- कठोर क्षार है। मैंने बता रहा हूँ, इससे पहले वाला जो हमारे पास आया था हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस सिद्धांत, वो कहता था कठोर को करेगा और वो मृदु को करेगा, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। नियमानुसार मृदु क्षार को प्रतिस्थापित कर सकता है, मृदु क्षार को प्रतिस्थापित कर सकता है। यहाँ H+ कठोर अम्ल है, अर्थात HSO3- यौगिक कठोर अम्ल तथा मृदु क्षार के संयोजन से बनता है, जो कि अम्ल क्षार प्रबलता के अनुरूप है, लेकिन हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस संकल्पना के विपरीत है। मैंने पहले बताया कि जो उसमें बताया गया था जस्ट उसके विपरीत है। इसी प्रकार प्रबल कठोर क्षार OH दुर्बल क्षार सल्फाइड आयन को CH3Hg के रूप में विस्थापित कर सकता है। यहाँ एक रिएक्शन दे रखे नीचे, OH- कठोर और CH3HgSO3 मृदु दोनों हैं। तो उसके बाद में मृदु कठोर और मृदु, यहाँ OH कठोर क्षार है जबकि SO3 मृदु क्षार है, तो यहाँ पे CH3Hg+ मृदु अम्ल है। उपरोक्त दोनों अम्ल क्षार प्रतिस्थापन अभिक्रिया हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस संकल्पना के विपरीत है। वहाँ क्या होता था, जस्ट उल्टा होता था, उसके जस्ट ये विपरीत है। जब ऐसी स्थिति हो जिसमें प्रबलता एवं कठोरता एवं मृदुता हो, तब हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस संकल्पना अच्छी तरह लागू होती है। यहाँ पे आपको नीचे फिर एग्जाम्पल दे रखा है, दो रिएक्शन दे रखी है, इसमें दोनों में हमने मिक्स कर रखा है। मृदु कठोर के साथ में संकुल है, कठोर मृदु के साथ में संकुल है, लेकिन जो रिएक्शन आती है उसमें दोनों ही मृदु और कठोर सेम यही कंडीशन नीचे वाले में है, मृदु कठोर मृदु, फिर उसके बाद में मृदु और कठोर के बाद में संकुल को स्थायित्व देते हैं। कुल मिला के मृदु के साथ में स्थायी संकुल बनाएगा, कठोर के साथ में स्थायी संकुल बनाएगा, जो किस आधार पर है, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस संकल्पना के ऊपर है। अम्ल क्षार की पारस्परिक क्रिया पर विचार करते समय यह आवश्यक है कि इनकी प्रबलता एवं कठोरता मृदुता दोनों एक पर ही साथ विचार किया जाए, जिससे निम्न सारणी में क्षारों की प्रोटॉन H तथा मेथिल मरकरी धारण के प्रति प्रबलता निम्न प्रकार है। इसमें क्या किया है कि एक ये सारणी है, विभिन्न क्षारों के प्रोटॉन, लाइन को सुनना, विभिन्न क्षार दे रखे हैं इसमें,
जिनकी प्रोटॉन एवं मेथिल मरकरी धायन के प्रति क्षारकता किस किस प्रकार उनकी क्षारकता, दो हमने ले रखे हैं, मेथिल मरकरी और प्रोटॉन, और इसमें बहुत सारे विभिन्न क्षार ले रखे हैं। अब इनके साथ में किस प्रकार से इनकी क्षारकता का मान बढ़ता है घटता है, इस टेबल में दे रखा है। जैसा कि मैं आपको बताऊंगा, इसमें ये नीचे दे रखा है सल्फाइड आयन। सल्फाइड आयन है तथा ट्राई एथिल फॉस्फीन, जो अब मैंने स्टार लगा रखे हैं, जो प्रबल क्षार इधर दे रखे हैं, क्षारों की जो सीरीज दे रखी है, इस पर मैंने जो एग्जाम्पल आपको मैं बता रहा हूँ उन पर के ऊपर मैंने रेड कलर से स्टार लगा रखे हैं। तो उसमें सबसे पहले हमने लिया है सल्फाइड आयन तथा ट्राई एथिल फॉस्फीन, दोनों मेथिल मरकरी धनायन एवं प्रोटॉन के प्रति बहुत प्रबल है। दोनों का आप मान देखोगे तो मेथिल मरकरी और प्रोटॉन दोनों के प्रति इनकी जो मान है वो अधिक है, इसका मतलब दोनों ही बहुत प्रबल हैं। परंतु मेथिल मरकरी धनायन के प्रति 10 लाख गुना अधिक प्रबल है। मेथिल मरकरी धनायन के प्रति 10 लाख गुना अधिक प्रबल है, किसकी अपेक्षा? H+ की अपेक्षा, प्रोटॉन की अपेक्षा। अतः सल्फर व ट्राई एथिल फॉस्फीन मृदु क्षार हैं। इसी प्रकार OH-, अब दूसरा एग्जांपल लिया है इसमें OH-, जो हमने स्टार लगा रखा है, भी दोनों अम्लों के प्रति प्रबल क्षार है, उसका भी मान अधिक है, प्रबल क्षार, लेकिन प्रोटॉन के प्रति 10 लाख गुना प्रबल है। अतः OH कठोर क्षार है। जो H के साथ में दे रहा है, ज़्यादा दे रहा है, वो तो प्रबल क्षार है। इससे पता चल रहा है, ये इसका मतलब है कि हमें डिपेंड करता है कि जब सामने वाला जो है उसके साथ में हमारा व्यवहार कैसा है, तो ये उसके साथ में 10 लाख गुना प्रबल है। अतः OH कठोर क्षार है। फ्लोराइड आयन, इसमें से किसी भी अम्ल के प्रति अच्छा क्षार नहीं है। आप फ्लोराइड का मान देखो सबसे ऊपर, उसके साथ में मेथिल मरकरी के साथ में 1.50, उसके साथ में 2.85, दोनों के साथ ही कोई अच्छा क्षार नहीं है, परंतु H के प्रति थोड़ा प्रबल है। अतः F एक कठोर क्षार है। H के प्रति इसका जो मान है वो मेथिल मरकरी की अपेक्षा थोड़ा सा अधिक है। इसका मतलब ये कैसा है? कठोर क्षार है। जन्मजात अम्लता, कठोरता, मृदु कारक दोनों के महत्व को इरविंग विलियम श्रृंखला तथा कुछ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर कीलेट के स्थायित्व द्वारा दर्शाया जाता है। इस श्रृंखला में बेरियम से कॉपर तक स्थायित्व का बढ़ना, धातु आकार में कमी, अम्लता वृद्धि को दर्शाया गया है। एक ये साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये इरविंग विलियम श्रृंखला दी थी। इस श्रृंखला के अनुसार कुछ जो तत्व लिए इन्होंने, उस तत्वों को उन्होंने बेरियम से लेकर के कॉपर तक उनकी जो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर के प्रति स्थायित्व उसको इसमें दर्शाया गया है। तो ये एक इरियम विलियम श्रृंखला है। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है सहजीवता। ये हमेशा इस पर शॉर्ट नोट्स आता है कि सहजीवता, सिम्बोसिस है क्या। देखो इसको ध्यान से समझना। किसी भी अम्ल अथवा क्षार की कठोरता अथवा मृदुता किसी परमाणु का निश्चित स्वाभाविक गुण नहीं है। मैंने क्या कहा? किसी भी अम्ल अथवा क्षार की वो कठोर है कि मृदु है, ये उसका एक स्वाभाविक गुण नहीं है। जैसे कि मैंने इससे पहले वाली सीरीज में बताया, आपको मैंने यहाँ बताया है कि देखो किसका व्यवहार किसी के साथ में, इसके साथ में कहीं कैसा है? प्रबल है। तो हो सकता है कि H+ के साथ में मृदु व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है। वही सेम चीज़ ये कह रहा है कि किसी भी अम्ल अथवा क्षार की कठोरता अथवा मृदुता किसी परमाणु का निश्चित स्वाभाविक गुण नहीं है, बल्कि उस परमाणु के रासायनिक वातावरण या उससे जुड़े प्रतिस्थापी समूह द्वारा प्रभावित होता है। उसका वातावरण कैसा दिया गया है उस पर डिपेंड करता है। हो सकता है वो किसी के साथ में प्रबल की तरह व्यवहार करे और किसी के साथ में मृदु की तरह व्यवहार करे, और उससे जुड़े हुए प्रतिस्थापी समूह कैसे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। किसी केंद्र पर अधिक संख्या से मृदु ध्रुवणीय प्रतिस्थापी के जोड़े से केंद्र की कठोरता कम हो जाती है तथा मृदु केंद्र से इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाले प्रतिस्थापी जुड़ने पर केंद्र की मृदुता कम हो जाती है। ये किस पर डिपेंड करता है? उससे जुड़े प्रतिस्थापी कैसे हैं उससे भी उसकी कठोरता और मृदुता का प्रभाव पड़ता है। 1964 में जॉर्गनसन ने इस प्रघटना को सहजीवन से व्यक्त किया। सहजीवन का मतलब साथ साथ, एक साथ। मान लो किसी के साथ में जैसे उसके साथ में पहुंचा तो हो सकता है उसकी कठोरता बढ़ जाए, किसी के साथ में पहुंचा तो हो सकता है उसकी कठोरता कम हो जाए। तो ये इसको बोलते हैं सहजीवन। मतलब रासायनिक जैसा उसको वातावरण मिलेगा उसके अनुसार ही वो ढल जाता है। तो इसका नाम उन्होंने दिया क्या? सहजीवन, सहजीवता उसका नाम दिया। तो सहजीवता का मतलब है कि जैसा वातावरण उसको मिलता है उसके अनुसार ही वो अपना व्यवहार प्रदर्शित करता है। जैसे इसमें पहला पॉइंट दे रखा है अम्लीय बोरॉन कठोर एवं मृदु के मध्य सीमावर्ती है। मैंने आपको इससे पहले जो बताए थे कौन से कठोर होते हैं, कौन से मृदु होते हैं, कौन से बॉर्डर लाइन होते हैं, तो ये कौन सा है? बोरॉन मध्य सीमावर्ती है। इसमें 3 मृदु विद्युत धनीय हाइड्राइड आयनों के जुड़ने से बोरॉन अधिक मृदु हो जाता है। अगर इसमें BH3 जुड़ गए तो जो और भी मृदु हो जाता है। यह मृदु लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है। अभी क्या है? ये सिर्फ मध्यवर्ती है। बोरॉन
मध्यवर्ती की तरह काम करता है, लेकिन जैसे इसमें 3 हाइड्राइड जुड़ जाएंगे BH3 हो जाएगा, ये किसकी तरह व्यवहार करेगा, मृदु लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करेगा। तो ये क्या होगी, सहजीवता होगी, जैसा उसको वातावरण मिला और वो उसके अनुसार व्यवहार करने लग गया। इसके विपरीत 3 कठोर विद्युत ऋणीय फ्लोराइड आयनों के जुड़ने से, अगर पहले हमने हाइड्रोजन जोड़े, उसके बाद अगर इसमें हम फ्लोराइड जोड़ दें बोरोन के साथ में, तो बोरोन कठोर हो जाता है, जिससे यह कठोर लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करता है। यही कारण है BF3 कठोर तथा BH3 मृदु अम्ल है। मैंने क्या बताया, जिस सहजीवता का मतलब ही वही है कि उसके साथ में कैसा रासायनिक वातावरण है और कैसे प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं, उसके अनुसार ही वो अपना व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो जैसे इसने बोरोन ने क्या किया, हाइड्राइड जोड़े तो मृदु अम्ल की तरह व्यवहार किया, फ्लोराइड जोड़ दिए तो ये कठोर अम्ल की तरह व्यवहार करने लग गया। ये 2 रिएक्शन नीचे दे रखी उसी की। इस प्रकार मृदु लिगैंड उस केंद्र से जुड़ने की प्रवृत्ति रखता है जो स्वयं मृदु लिगैंडों से जुड़ा हो तथा कठोर लिगैंड उस केंद्र से जुड़ने की प्रवृत्ति रखता है जो पहले से कठोर लिगैंड से जुड़ा हो। अतः यह प्रकृति ही सहजीवन कहलाती है। ये तो पहले से ही फिक्स है, मृदु मृदु से जुड़ेगा और कठोर कठोर से जुड़ेगा। जैसे इन दोनों रिएक्शनों में दे रखा है, मृदु कठोर कठोर, लास्ट में जो हमारे पास संकुल बनता है उसमें कठोर कठोर और मृदु मृदु संकुल बनता है। सेकंड पॉइंट है कोबाल्ट 2+ सीमावर्ती अम्ल है, जबकि कोबाल्ट के साथ में CN5 3+ संकुल मृदु अम्ल है। साइनाइड लिगैंड में स्थित दाता परमाणु मृदु हैं, अतः सीमावर्ती कोबाल्ट अम्ल के चारों तरफ साइनाइड लिगैंड के कारण मृदु अम्ल बन जाता है। मैंने वही कहा, जैसे वो चेंज हुआ था सेम ये भी चेंज हो जाता है। थर्ड पॉइंट है नाइट्रोजन केंद्र अपने छोटे आकार, अधिक विद्युतता तथा अध्रुवणीय प्रकृति के कारण कठोर है नाइट्रोजन, लेकिन कुछ अध्रुवणीय समूह जिनके पास पाई इलेक्ट्रॉन हो N को केंद्र को तुलनात्मक रूप से मृदु बना देते हैं। अतः RNH2 एमीन अमोनिया कठोर क्षार, जबकि ये सारे सीमावर्ती क्षार हैं। कुल मिलाकर जैसा उनके साथ में प्रतिस्थाप जुड़ता है वो व्यवहार प्रदर्शित करने लगते हैं। फोर्थ पॉइंट है कोबाल्ट NH3 फ्लोराइड, इसमें एक संकुल का स्थायित्व कोबाल्ट NH3, इसमें आयोडीन है, इसमें फ्लोरीन है, की अपेक्षा अधिक है, क्योंकि 5 कठोर अमोनिया लिगैंडों की उपस्थिति कोबाल्ट 3 को कठोर बना देती है, जिससे कठोर क्षार फ्लोराइड के साथ स्थायी संकुल प्राप्त होता है, लेकिन मृदु आई या आयोडाइड के साथ स्थायी संकुल नहीं बनता है। लास्ट पॉइंट है इसमें लिंकेज आइसोमेरिज्म, बंध समावयता को भी सहजीवन सिद्धांत से आसानी से समझाया जा सकता है। जैसे इसमें दे रखे 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं, मृदु कठोर और मृदु मृदु। मृदु कठोर का मतलब है यहाँ थायोसायोनेट उभयदंतिक लिगैंड है, ये 2 तरह से उसके साथ में धातु के साथ जुड़ सकता है। थायोसायोनेट लिगैंड में मृदु दाता परमाणु S तथा कठोर दाता परमाणु N है। उपरोक्त में CO3+ संकुल में कोबाल्ट 3+ 5 साइनाइड लिगैंड से इसके मृदु सिरे कार्बन द्वारा बंधित है, जो कि सीमावर्ती कोबाल्ट 3+ को केंद्र को मृदु बना देता है। कुल मिलाकर इसमें थायोसाइनेट है, ये 2 तरह से जुड़ सकता है उसके साथ में, तो उस 2 तरह से जुड़ने से सल्फर से जुड़ने पर और नाइट्रोजन से जुड़ने पर इसका व्यवहार भी अलग अलग बदल जाता है। कुल मिलाके इसमें जो पूरी जो हमारा सहजीवन है, सहजीवता है, इसमें जो हम जो लेते हैं वो वहाँ के रासायनिक वातावरण या उसके साथ जुड़े हुए प्रतिस्थापी के द्वारा उसके व्यवहार पर प्रदर्शित करता है। अगर उसके साथ में वैसे समूह जुड़े हुए हैं तो वो कठोर की तरह व्यवहार करता है, अगर दूसरे टाइप के समूह जुड़े हुए हैं तो मृदु की तरह व्यवहार करता है। इसीलिए इसका नाम रखा है सहजीवता या सहजीवन। जैसा उसको वातावरण मिला उसके साथ साथ वैसा ही व्यवहार करने लग जाता है। जैसे इसमें मैंने आपको कई सारे एग्जाम्पल 4-5 एग्जाम्पलों से आपको समझाया है। ये आपका इम्पोर्टेंट है, सहजीवन हमेशा इस पर क्वेश्चन आता है, शॉर्ट नोट्स आता है, तो आप इसको अच्छी तरीके से इन एग्जाम्पलों को याद कर लें। थैंक यू। नेक्स्ट।